हेलो स्टूडेंट्स, कैपेबल कोचिंग सेंटर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं हिंदी मीडियम जो बिहार बोर्ड की स्टूडेंट्स 10th क्लास का बोर्ड जो देंगे या अदर हिंदी भाषी जो भी राज्य है उनके भी जो स्टूडेंट्स अगर एनसीईआरटी किताब उनका चलता होगा तो उनके लिए मैं आज भौतिकी विज्ञान के भौतिकी में प्रकाश चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें देखने की अनुभूति देता है। देखिए, मैं हर इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आप अगर उसके डिफिनीशन को या उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठे, क्योंकि उतना लिखना संभव नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें देखने की अनुभूति देता है, यानी प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्यों विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है, क्या इसका फायदा है भाई? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसका एक गुण ये हो जाता है उस विद्युत चुंबकीय तरंगों का कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने में, संचरण करने में, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसा कि आप लोग पीछे के क्लास में 9th क्लास में आपने साउंड के बारे में पढ़ा है, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड को चलने के लिए, साउंड को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। बिना मीडियम का वो नहीं चल सकता है। हम बोलते हैं, किसी को सुनाई दे रहा है तो बीच में मीडियम, हवा मीडियम है तो सुनाई देता है। वही चांद पर जहां हवा नहीं है, जहां निर्वात है, जहां एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पर आवाज नहीं सुनाई देगी। लेकिन प्रकाश चूंकि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश का चाल जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो जब मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो जहां मीडियम नहीं है वहां सबसे ज्यादा चाल होगा। यानी प्रकाश की अधिकतम गति कहाँ होती है? निर्वात में, जिसको इंग्लिश में हम लोग वैक्यूम कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, जो कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये गति होती है प्रकाश की। फिर आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये सब में पूछ देता है कि प्रकाश जो है किस प्रकार का तरंग है। तो तरंग के बारे में हम लोग पीछे के क्लास में पढ़े हैं कि दो तरह के तरंगे होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्घ्य तरंग। तो प्रकाश जो है वो कौन तरंग है? वो ट्रांसवर्स वेव है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तरंग दो तरह का, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो प्रकाश पूछता है कि किस तरह का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। फिर क्या क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का गति का दिशा क्या है? तो प्रकाश हमेशा सीधी दिशा में चलता है, एक सरल रेखा में, इसलिए प्रकाश के गति को सरल रेखीय गति भी कहते हैं, इंग्लिश में रेक्टिलिनियर मोशन। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश किस दिशा में कैसे जाता है, कैसे संचरण करता है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में संचरण करता है, और सीधी रेखा में संचरण करने के कारण ही प्रकाश के रास्ते में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु, ओपेक ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो उसका छाया बनाता है।
पूछता है क्वेश्चन कि छाया कब बनता है भाई, तो प्रकाश के संचरण की दिशा में, जाने की दिशा में अगर बीच में कोई रास्ते में अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो उसका छाया बनता है, शेड बनता है। तब फिर क्वेश्चन आता है कि छाया हमेशा किस दिशा में बनता है, तो हमेशा प्रकाश के स्रोत के विपरीत दिशा में। आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि सुबह में जब हम लोग बाहर निकलते हैं, धूप उगा हुआ है, तो सुबह में हम लोग का छाया किधर बनता है, पश्चिम दिशा में, यानी सूर्य पूरब में है, प्रकाश का स्रोत पूरब में है, तो छाया पश्चिम दिशा में बनता है। शाम के समय में छाया किधर बनेगा, तो प्रकाश का स्रोत पश्चिम में है, तो छाया पूरब दिशा में, यानी छाया हमेशा प्रकाश के स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। अब आता है कि प्रकाश जो है वो हमें देखने की अनुभूति देता है। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को, हम किसी वस्तु को कब देख सकते हैं, कैसे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो जब प्रकाश की किरण, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोई भी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, क्या उसका साइंटिफिक कॉज है, तो उसका आंसर ये होगा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद उससे परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तो वो वस्तु हमको दिखाई देती है। या अगर कोई वस्तु खुद लाइट निकाल रहा है, खुद प्रकाश को निकाल रहा है, निर्गत कर रहा है, तो हमको दिखाई देता है। जैसे सूर्य खुद प्रकाश एमिट कर रहा है, खुद प्रकाश निकाल रहा है, तो सूर्य हमको दिखाई देता है। बल्ब, वो खुद प्रकाश निकाल रहा है, तो बल्ब हमको दिखाई देता है। तो दो ही अवस्था है, पहला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु खुद प्रकाश निर्गत करती है तो हम उसे देखते हैं। दूसरा, जब प्रकाश की किरण, अगर कोई ऐसी वस्तु है जो प्रकाश नहीं निकालता, पत्थर, उससे प्रकाश निर्गत नहीं होगा, तो हम पत्थर कैसे देखते हैं, तो प्रकाश की किरण उस पत्थर पर पड़ने के बाद वहां से परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है, अन्यथा नहीं दिखाई देगी। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अब हम अंधेरा कमरा में बैठे हुए हैं, तो अंधेरा कमरा में हमको कोई चीज दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, इसलिए कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर से पड़कर परावर्तित होकर हमारे आंख तक पहुंचती ही नहीं है। लेकिन अगर बाहर लाइट जल रहा है तो हमको बाहर का चीज दिखाई देगा, इसलिए कि वहां वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़कर परावर्तित होकर हमारे आंख तक आती है, इसलिए। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हमारे घर के दीवार के पीछे एक पत्थर रखा हुआ है, दिन का समय है, तो वो पत्थर हमको दिखाई देना चाहिए क्योंकि प्रकाश उस पर पड़ रहा है, लेकिन नहीं दिखाई देता है तब तक कि जब तक कि हम उस जगह पर नहीं जाते जहां उस पत्थर पर प्रकाश की किरण पड़ने के बाद परावर्तित होकर हमारे आंख तक नहीं पहुंचती है। तो ये दो शर्त याद रखिएगा कि कोई वस्तु हमको कब दिखाई देती है। अब आता है कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है। तो हम लोग 9वीं क्लास में पढ़े थे कि चाल का फार्मूला क्या होता है भाई, तरंग में पढ़े थे, साउंड चैनल, चाल बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, तो वहां पढ़े थे कि आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या क्या बदलता है, तो तरंग दैर्घ्य बदलता है। तरंग दैर्घ्य के बदलने के कारण प्रकाश का चाल भी बदल जाता है, इसलिए कि प्रकाश का वेग में वहां फार्मूला हम बनाएंगे आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, तो जब तरंग दैर्घ्य बदल गया तो चाल बदलेगा ही। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या बदलता है, चाल बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य बदलता है, यानी चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदला। कौन ऐसा चीज है जो प्रकाश किसी भी मीडियम में जाए उसका कौन ऐसा कैरेक्टर है, कौन ऐसा गुण है जो कहीं चेंज नहीं होता है, तो वो है प्रकाश की आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये किसी भी मीडियम में प्रकाश जाए तो वो चेंज नहीं होता है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, छाया बनाता है, लेकिन कभी कभी आपने एनसीईआरटी के किताब के बॉक्स में देखा होगा कि कभी कभी
प्रकाश के रास्ते में कोई इतनी छोटी वस्तु आ जाती है, अत्यंत छोटी वस्तु, तो प्रकाश का ये नेचर होता है, प्रकाश की ये प्रवृत्ति होती है कि वो उसके किनारों से हल्का मुड़कर आगे की ओर चला जाए, यानी उसका छाया नहीं बनाता है। तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन क्या है, रटते हैं, याद करते हैं। अपवर्तन क्या है, रटते हैं, याद करते हैं। लेकिन एग्जाम में बहुत ऐसा छोटा छोटा चीज भी पूछ देता है जो आपके किताब में दिया हुआ जानकारी के लिए कि स्टूडेंट ने उसे पढ़ा है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं। तो ये हो गया। अब आता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? अब यहीं से स्टार्ट होता है। परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, उसी में सारे दर्पण और लेंस, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रकाश सब क्या क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है जिस माध्यम से वो जाती है। तो प्रकाश के किरण के उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से वो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। जैसे हम आईना में टॉर्च ऐसे डालेंगे तो फिर मेरे तरफ ही प्रकाश आएगा, जिस डायरेक्शन एंगल चेंज करेंगे तो परावर्तित किरण भी लेकिन आएगा उसी के तरफ। तो वो क्यों? तो परावर्तन के कारण। तो परावर्तन समझ गए। तो परावर्तन के कुछ नियम है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है परावर्तन के कितने नियम है। तो परावर्तन के 2 नियम है। ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी पूछ देगा, नियम भी पूछ सकता है या पूछ देगा कितने नियम है भाई। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन सा नियम है? तो पहला नियम है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर हो। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो ये 2 नियम है परावर्तन के, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको और डिटेल से जाना पड़ेगा कि भाई आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतित किरण किसको कहते हैं। तो उसके लिए इस चित्र के द्वारा आप समझिए कि क्या है। ये दर्पण है। एक साइड आप जानते हैं कि प्रकाश जो है वो शीशा को पार कर जाता है। तो अगर साइड से पेंट नहीं रहेगा तो वो पारदर्शी है, पार कर जाएगा तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं। इसलिए शीशा का क्या किया जाता है कि एक साइड पेंट कर दिया जाता है। किससे पेंट किया जाता है? तो सबसे अच्छा पेंट क्या है आईना के लिए, मिरर के लिए? तो उसका नाम है सिल्वर। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर एंड ऑल्सो बेस्ट कंडक्टर। यानी चांदी जो है वो सबसे अच्छा परावर्तक भी है और सबसे अच्छा विद्युत का चालक भी है। तो सिल्वर से पेंट कर दिया जाता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेड ऑक्साइड, जो आईना के पीछे लाल कलर का, गुलाबी कलर का, ऑरेंज कलर का देखते हैं, वो लेड ऑक्साइड से फिर उसको पेंट कर दिया जाता है ताकि सिल्वर का पेंटिंग नहीं उतरे। ठीक है, तो ये मिरर है, इसको हमने एक साइड से पेंट कर दिया। अब ये किरण इस पर आपतित होती है, मतलब गिरती है। तो किस पॉइंट पर गिरी? यहां पर गिरी थी। ये जो किरण आपतित होती है इसको कहते हैं, ठीक से फिगर ठीक से समझ लीजिएगा तो डिफिनीशन खुद ब खुद बना सकते हैं। तो जिस
जो किरण आपतित होती है उसको कहते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर आपतित होती है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। ये तो मिरर आपका है ही, दर्पण। अब आपतन बिंदु पर दर्पण के लंबवतः जो हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं इसको कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। इंग्लिश में नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब। और ये किरण जो परावर्तित होकर जाती है, परावर्तन के बाद जो निकलती है टकराने के बाद दर्पण से, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण किसको कहते हैं। अब आता है कि आपतन कोण किसको कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब आप डिफिनेशन लिख भी सकते हैं कि पूछ देता है कि किसको कहते हैं, तो डिफिनेशन यू में राइटिंग। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, और इसको डिनोट करते हैं छोटा आई से। किससे डिनोट करते हैं? छोटा आई से इसको डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपतन कोण। और ये हो गया परावर्तन कोण। अब आप प्रकाश के परावर्तन के नियम को फिर से समझ लीजिए कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण यानी आई, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये दूसरा नियम हुआ। पहला नियम हो गया आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर होता है। तो ये दो परावर्तन के नियम है। परावर्तन हो गया। अब परावर्तन के बाद आता है दर्पण, कि दर्पण किसको कहते हैं। तो परावर्तन में हमने बताया था चिकनी और चमकीली सतह, तो उसी चिकनी और चमकीली सतह को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जिस चिकनी और चमकीली सतह से प्रकाश का परावर्तन संभव होता है उस चिकनी और चमकीली सतह को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। फिर आता है कि भाई दर्पण कितना तरह का होता है। तो आपको दर्पण पढ़ना है मेनली कौन कौन, तो समतल दर्पण पढ़ना है, गोलीय दर्पण पढ़ना है। तो समतल दर्पण किसको कहते हैं? तो जैसा कि नाम है, बस परावर्तक सतह वैसा होना चाहिए तो उसको कहेंगे वही दर्पण। जैसे समतल दर्पण किसको कहते हैं? तो समतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। डिफिनीशन में हम कह सकते हैं कि वैसी दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे हम लोग घर में आईना यूज करते हैं वो समतल दर्पण है। फिर आता है गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। तो उस गोलीय दर्पण में दो तरह से भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं। तो गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? तो जैसे समतल दर्पण में बताया कि उसका परावर्तक सतह समतल होता है। तो गोलीय दर्पण या वक्रीय दर्पण किसको कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय है या वक्रीय है, टेढ़ा है, उसको कहेंगे गोलीय दर्पण या वक्रीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है वो एक, आप ऐसे भी बता सकते हैं उसका डिफिनेशन कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, ये भी आप बोल सकते हैं गोलीय दर्पण में। फिर आता है, चूंकि आगे आप जाइएगा पढ़िएगा कि बिंब बनना ये बनना, तो सबसे पहला चीज है कि कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग पहले जान ले उसमें, उसके बाद फिर बिंब। तो बिंब है क्या चीज भाई? तो जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर, चाहे वो दर्पण समतल दर्पण हो या
गोलीय दर्पण हो, उत्तल अवतल कोई हो, या लेंस हो, तो जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से परावर्तित होकर या किसी लेंस से अपवर्तित होकर किसी जगह पर काटती है तो वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। एक से अधिक काटना है तो एक से अधिक परावर्तित किरण हो या अपवर्तित किरण होगा। तो इसका डिफिनीशन हम ऐसे भी दे सकते हैं कि जब एक से अधिक या दो परावर्तित या अपवर्तित किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद किसी जगह पर, किसी स्थान पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, आगे पीछे बढ़ाने से, हमारे बढ़ाने से अगर कट करेगा तो उसको कहेंगे काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। तो यही काटती है और काटती हुई प्रतीत होती है के कारण प्रतिबिंब कितना तरह का हो गया? दो तरह का हो गया। वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? बिंब। वस्तु कहेंगे, बिंब कहेंगे, या इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहेंगे। जो बनता है, जो फिगर हमको दिखाई देता है, उसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज। हम आईना के सामने खड़ा होते हैं तो क्या नजर आता है सामने? मेरा इमेज नजर आता है। तो जो बनता है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इमेज। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के डिफिनीशन में हमने बोला कि या तो काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। तो इस आधार पर प्रतिबिंब दो तरह का हो गया। कौन कौन प्रतिबिंब हो गया? तो वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? तो जो परावर्तित या अपवर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है परावर्तित या अपवर्तित किरणों के वास्तविक कटान से। और काल्पनिक, किसी का नाम आभासी है, काल्पनिक कहिए या आभासी कहिए, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जो है वो किरणों के आभासी कटान, यानी वास्तव में नहीं कटता, हम लोग आगे पीछे बढ़ाते हैं तो काटता हुआ प्रतीत होता है, उससे बनता है। यानी ये आभासी कटान से बनता है। परावर्तित या अपवर्तित किरणों के आभासी कटान से। ये डिफिनीशन हो गया, अंतर में भी शामिल हो गया। दूसरा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा अंतर क्या होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। तो ये अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में। तो फिर क्वेश्चन होता है कि समतल दर्पण, कि समतल दर्पण से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछ देता है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन से गुण हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों के कौन कौन से गुण हैं। तो लिख लीजिए कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों के निम्नलिखित गुण हैं। पहला क्या है कि प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है, यानी समतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये एकदम माइंड में बैठा लीजिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब डैश 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 होता है। समतल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक सही हो गया कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। दूसरा गुण कि समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब का जो साइज होता है, जो आकार होता है, वो बिंब के साइज के बराबर ही होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है जितना कि दर्पण से उस वस्तु की दूरी है, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है कि समतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व विस्थापित होता है, उसमें लेटरल इन्वर्सन होता है। यानी आप देखे होंगे एम्बुलेंस में क्या लिखा रहता है, सीधा एम्बुलेंस लिखा रहता है, नहीं, वो लेटरल इन्वर्टेड जो होता है, पार्श्व विस्थापन जिसको कहते हैं, जिसमें कि दायां का बायां और बायां का दायां नजर आता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो चौथा गुण क्या हो गया समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का, कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है वो पार्श्व विस्थापित होता है। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों का हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्श्व विस्थापन वाला बोल रहे थे, वो बहुत ही पूछ देता है कि क्या है। तो आप अपने चेहरा पर कोई दाग लगाकर दर्पण के सामने खड़ा होइए, हाथ में बायां हाथ में कोई कलम लेकर दर्पण के सामने खड़ा होइएगा तो दर्पण के वो दाएं हाथ में नजर, सारा चीज सेम रहेगा, लेकिन वो कलम दर्पण के दाएं हाथ में नजर आएगा। बाएं तरफ आप दाग लगाकर या अगर कोई दाग है तो वो दर्पण में दाएं तरफ नहीं, ये बायां दायां जो हो जाता है इसी को हिंदी में कहते हैं पार्श्व विस्थापन और इंग्लिश में कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐसा लगा होगा ये जानकारी देने वाली वीडियो है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ ही मेरे उत्साह को बढ़ाएगा, मुझे मोटिवेट करेगा, ताकि मैं आगे नया नया वीडियो इसी तरह के कोर्स से संबंधित या दूसरे चीज़ों ज्ञान की बातें संबंधित वो वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।